हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपीट्रिपलएससी मुख्य सेवा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 2 दिन से आपकी जो क्लासेस हैं ऑफ थी। हमने टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया भी था कि आपकी क्लासेस ऑफ है, क्योंकि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया अपग्रेड कर रहे हैं। जो पहले आपकी क्लासेस होती थी आपके मोबाइल के माध्यम से होती थी, लेकिन अब आपकी जो क्लासेस होंगी पीसी और पेन टैब के माध्यम से होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव है और हम लोग एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 2 दिन आप थी, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ हम लोग नया करेंगे और बेहतर करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रखी थी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि आपको मुख्य सेवा बूस्टर बैच से जुड़ना है तो आपको क्या क्या मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमारे बूस्टर बैच से जुड़ते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपकी जो क्लास पीडीएफ होती है वो मिल जाएगी। उसके बाद में आपको बच्चे 2 क्विज मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 2 क्विज आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। क्या मिलता है आपको? प्रैक्टिस सेट मिलता है। और साथ में आपको क्या मिलता है? आपको ई बुक मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ई बुक मिल जाता है। तो कुल मिला के ये आपको मिल जाते हैं कितने रुपए में? टोटल आपको 49 रुपए में 3 मंथ के लिए मिलते हैं। यानी कि आपको अगर 49 रुपए पे कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप में 3 महीने यहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 मंथ बहुत अधिक है। आपका एग्जाम इसके अंदर हो ही जाएगा और आप यहाँ पे बेटर भी करेंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे मुख्य सेविका के बूस्टर बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जुड़ना कैसे है, तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कहीं ना कहीं आप हमारे 0778181 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं और हमारे प्राइवेट ग्रुप से यहाँ पे आप लोग जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे बहुत ही बेटर करेंगे अगर आप हमारे बूस्टर बैच से जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आपके विवाह और परिवार से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा? आपका परिवार और विवाह से संबंधित होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात की जाए, ठीक है, किसकी? पहले प्रश्न की यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग पहले से क्लासेस इस तरह से नहीं लेते थे। ठीक है, वही मोबाइल से हम लोग लेते थे, तो कुछ यहाँ पे आपको एक दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी क्लासेस सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपका है, वेस्टर्न मार्क ने बहुपद विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? यानी कि आपका जो बहुपद विवाह है, यानी कि कई सारे विवाह, नहीं एक लोग से आप लोग कई विवाह कर लीजिए, तो इसका प्रमुख कारक क्या चीज था? ठीक है, जातिगत परंपरा थी, या फिर आपका लिंग अनुपात में असमानता, या फिर आपका धार्मिक कारण, या फिर कहीं ना कहीं जनजातीय प्रथा। तो इसका बच्चे जो सही आंसर जाएगा, जो वेस्टर्न मार्क ने कहा है, इन्होंने कहा है कि लिंग अनुपात में असमानता का जो कारण है ना, यही आपके बहुपद विवाह का क्या था? कारक था। बहुपद विवाह मतलब होता ही है कि चाहे, ठीक है, बहुपति यानी कि कई पति को रखिए आप लोग, कई पति के साथ शादी करिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जगह प्रचलित भी अभी भी है। ठीक है, तो जनजातियां जहाँ पे आपका बहुपद विवाह यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, बहुपत्नी विवाह और बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है, बहुपद विवाह आपका क्या है? कम है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है और सेकंड नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यौन साम्यवाद, क्या आपका यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यानी कि जो यौन साम्यवाद था इसका मतलब यही होता है कि जो आपका परिवार था, ठीक है, क्या था? आपका जो परिवार था इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये केवल आपके जो यौन संबंध है, यानी इनकी जो पूर्ति है, इनकी पूर्ति करने से आपके परिवार की यहाँ पे उत्पन्न है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही है, लेकिन जो पहले के आदमी हुआ करते थे, जैसे जनजात कह लीजिए, ठीक है, तो जो पहले के आदमी थे वो ये यही कहते थे, उनका परिवार और विवाह से कोई मतलब नहीं था, विवाह और परिवार से कोई मतलब नहीं था, केवल यौन संबंध पे यहाँ पे आप लोग निर्भर थे। लेकिन बाद में ऐसे क्या हुई? प्रचलित हुई। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि यौन साम्राज्य को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है, तो ऑप्शन जो आपके यहाँ पे दिए हुए, हेनरी में दिया हुआ है, ठीक है, बोकोफेन दिया हुआ है, वेस्टर्न मार्क दिया हुआ है, आपका मॉर्गन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या जाएगा? आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, मॉर्गन में। और अगर बात करें मॉर्गन की, तो मॉर्गन के साथ और कई लोग थे बच्चे, जैसे उनके नाम की बात की जाए तो लूबॉक थे, ठीक है, लूबॉक थे, फ्रेजर थे, कौन थे आपके? फ्रेजर थे, ठीक है, कौन था आपका? फ्रेजर, फ्रेजर थे, लुमैक थे और आपका ब्रीफाल्ट थे, ये इनके समर्थक थे। इन्होंने मॉर्गन का समर्थन किया, यौन साम्यवाद पर समर्थन किया। इनका कहना यह था कि परिवार के आरंभ काल में न तो विवाह का अस्तित्व था और न ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। यानी कि जैसे पशु भी अपना यौन संबंध पूरा करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे मनुष्यों में भी पाई जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? परिवार का विवाह हुआ, एक दूसरे से जुड़ा होने लगा। ठीक है, उसके बाद में परिवार का निर्माण यहाँ पे होने लगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विस्तृत परिवार का अर्थ है, यानी विस्तृत परिवार किसे कहते हैं, या कह सकते हो कि जो आपके एक्सटेंड परिवार होते हैं वो कौन से परिवार होते हैं, ठीक है, बड़ा परिवार। संयुक्त परिवार को ही हम लोग विस्तृत परिवार कहते हैं, या फिर आपका सम्मिश्रित परिवार होता है, या फिर आपका वैवाहिक परिवार होता है, या फिर आपका केंद्रक परिवार होता है। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्रित परिवार होता है। क्या सम्मिश्रित परिवार होता है, जिसे ही हम कहते हैं विस्तृत परिवार। अगर यहाँ पे बात करें कि सम्मिश्रित परिवार कौन सा होता है, तो अगर आप देख रहे हैं जैसे मान लीजिए आपके बाबा हैं, ठीक है, और बाबा के भाई हो गए, ठीक है, इस तरह से समझिएगा, बाबा हो गए, बाबा के भाई हो गए, और यहीं से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है। क्या हो जाता है, आपका एक बड़ा परिवार बन जाता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका विस्तृत परिवार कहलाता है, ठीक है। अब ये चीजें हालांकि कम हो गई हैं, लेकिन बहुत जगह पे अभी भी है, और जिनमें एकता है उनमें ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर बात करें विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्या सही आएगा, आपका सम्मिश्रित परिवार को ही हम क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, और 4 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह से एक साथ बांधता है क्या कहलाता है। यानी कि विवाह या रक्त का ऐसा संबंध जो एक दूसरे को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे को बांधता है, उसको क्या कहते हैं। प्राथमिक समूह कहते हैं, नातेदारी कहते हैं, द्वितीयक समूह कहते हैं, या फिर आपका समुदाय कहते हैं। तो अगर बात करें बच्चे समुदाय की, कम्युनिटी की, तो इसमें जो रक्त होता है, ठीक है, रक्त का कोई संबंध नहीं होता है। क्या होता है, रक्त का कोई भी संबंध यहाँ पे आपका नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। समुदाय में कोई भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एक आपकी कॉलोनी है, ठीक है, एक आपकी क्या है कॉलोनी है, तो भी आपके किस में आएगा, कम्युनिटी में आएगा, एक समुदाय में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें रक्त संबंध किनसे होगा, तो आपका नातेदारी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही आएगा, आपका यहाँ पे बी वाला आंसर नंबर सही जाएगा, ठीक है। इनमें जो रक्त समूह होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है, और 5 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जब एक हिंदू, ठीक है, जब एक हिंदू पुरुष अपने उच्च वर्ग में स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। यानी कि जब कोई हिंदू, ठीक है, हिंदू पुरुष की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे हिंदू मेल की बात करी जा रही है। अगर कोई हिंदू मेल किसी उच्च वर्ग के, यानी कि धनवान लोगों में कह सकते हैं, या फिर जो उच्च वर्ग होते हैं उनके स्त्री से अगर शादी करता है, क्या करता है, अपनी शादी करता है, तो इस विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। यहाँ पे प्रतिलोम हो गया, ठीक है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिलोम विवाह होगा। क्या होगा, आपका प्रतिलोम विवाह होगा बच्चे, या फिर आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम पे कई लोगों का मैसेज भी आ रहा है, इसको हम हाइड करना भूल गए हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास तो है नहीं कि हम कह देंगे बच्चे, ठीक है, रिकॉर्डेड हो रही है, ठीक है। तो प्रतिलोम विवाह हो गया, या फिर आपका अनुलोम विवाह कहलाएगा, या फिर आपका देवर विवाह कहलाएगा, या फिर आपका शाली विवाह कहलाएगा। तो जब हिंदू अपने उच्च वर्ग में शादी करता है बच्चे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। कौन सा जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा। अगर बात करें कौन सा हिंदू विवाह एक्ट की, ठीक है, किसकी, हिंदू विवाह एक्ट की बात किया जाए, हिंदू विवाह एक्ट, ठीक है, हिंदू विवाह एक्ट किसकी 1955 की बात किया जाए, या फिर आपका यहाँ पे किया जाए 1949 का, ठीक है। तो दोनों में प्रतिलोम और अनुलोम विवाह क्या गया है, मान किया गया, ठीक है। क्या किया गया आपका हिंदू में, ठीक है, हिंदू विवाह में, ठीक है, जो एक्ट है कौन कौन सा एक्ट, 1949 और 1955, दोनों में प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह क्या किया गया है, इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सॉरी, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। प्रशस्त कह सकते हैं, मतलब कि एक अच्छे कोटि का विवाह यहाँ पे नहीं कहा गया है हिंदू विवाह के अंतर्गत। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ब्रह्म विवाह हुआ है, ठीक है, देव विवाह है, गंधर्व विवाह है, और आपका आर्ष विवाह दिया गया है। तो अगर बात करें बच्चे कौन सा विवाह यहाँ पे आपका क्या नहीं है, आपका प्रशस्त यानी कि उच्च कोटि का विवाह नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका गंधर्व विवाह हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, गंधर्व विवाह जो है ये आपका क्या है, ये आपका उच्च कोटि का विवाह नहीं है। क्या नहीं है, ये आपका उच्च कोटि का विवाह नहीं है। क्या नहीं है, उच्च कोटि का विवाह नहीं है बच्चे। क्या उच्च कोटि का विवाह कौन है, गंधर्व विवाह। इसके अलावा ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, ये सब आपके क्या है, आपके उच्च कोटि के विवाह है, ठीक है। अगर यहाँ पे निम्न कोटि की बात करें तो आपका असुर, राक्षस, पिशाच, ये सब आपके क्या है, ये आपके निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय मतलब क्या होता है, खरीद कर, क्या खरीद कर किया गया विवाह कौन सा विवाह कहलाएगा।
पैचास विवाह, देव विवाह, असुर विवाह या फिर आपका राक्षस विवाह। तो देखिए आपके सारे के सारे विवाह क्या है, निम्न कोड के विवाह है। और असुर विवाह आपका क्या है, ये भी आपका निम्न कोड का विवाह है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, क्रय करके यानी कि खरीद करके यहाँ पे लड़की से शादी की जाती है, मतलब कि माँ बाप को पैसा दे दिया जाता है और उसके बदले यहाँ पे कन्या को ले आया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है या फिर किसने इसका विकास किया है। ठीक है, आणविक परिवार और आपका गृहस्थ परिवार की यहाँ पे बात की गई है और ऑप्शन क्या दिया है, जिमरमैन है, चार्ल्स फूडे है, पीएच प्रभु है और आपका रॉबर्ट बिलेस्टीज है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बच्चे जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका जिमरमैन है। ठीक है, कौन है, आपके जिमरमैन है, इन्होंने ही आपका आणविक परिवार और आपका गृहस्थ परिवार की क्या की है, अवधारणा दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एक विवाह और आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, या परिवार की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी भी ध्यान रखना, ट्रस्टी इन्होंने दिया है, उसके बाद में क्या दिया है, गृहस्थ दिया है और गृहस्थ के बाद क्या दिया है, आणविक दिया है। ठीक है, तो आणविक यहाँ पे परिवार की बात यहाँ पे की है। ठीक है, किसकी, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और आपका कौन सा यहाँ पे आपका एक है ट्रस्टी परिवार, कौन सा आपका ट्रस्टी परिवार है। तो इन तीनों चीजों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसका अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो आपके किसके द्वारा दिया है, जिमरमैन के द्वारा दिया है। किसके द्वारा, जिमरमैन के द्वारा ये आपका दिया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, देखना बच्चे यहाँ पे राइटिंग अभी सही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पेन टेप पे आदत हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बेटर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पत्नी पति की अपरिधि, ठीक है, तथा इसके केंद्र में स्थित संबंधियों को बनने वाला परिवार क्या कहा जाता है। यानी कि पत्नी पति की परिधि के साथ में, ठीक है, या फिर कहिए कि पत्नी और पति इनके परिधि में, यानी कि इनके चारों तरफ से जो एक नातेदारी रिश्तेदारी जो भी बन रही है या फिर जो भी संबंध ये बन रहा है, इसको कौन सा परिवार कहते हैं। ठीक है, रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो बच्चे सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका जाएगा रक्त मूलक परिवार। क्या जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, रक्त मूलक परिवार की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात किया गया किससे, रक्त से संबंधित। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सारे लोग के रक्त आपस में मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, रक्त मूलक परिवार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है और 10 नंबर, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है और 10 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ऐसी व्यवस्था, ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है। यानी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है जिसमें जो माँ के भाई होते हैं यानी कि जो मामा होते हैं उनको नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है, सप्रसविता, व्यवस्था या फिर आपका माध्यमिक संबोधन या फिर आपका मातुल्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे यहाँ पर क्या सही जाएगा, मातुल्य जाएगा। ऐसी नातेदारी जिसमें कौन से कौन जिसको मामा को प्राथमिकता दी जाती है वो क्या कहलाता है, मातुल्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है और 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा यहाँ पे भाग है जिसमें राजभाषा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, भाग 15 है, भाग 16, भाग 17 और भाग आपका यहाँ पे 18 दिया गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो इसका यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, आपका सी वाला सही जाएगा। यानी कि भाग 17 में आपके राजभाषा का यहाँ पे उल्लेख किया गया, किसका, राजभाषा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और ध्यान है बच्चे, क्या यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान यहाँ रहना चाहिए कि कौन आर्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे, अनुच्छेद कौन कौन से हो जाएंगे। आपके जो अनुच्छेद हो जाएंगे वो आपके 343 से लेकर 3 से 51 तक हो जाएगा। कौन सा, 3 से 43 से लेकर 3 से 51 के आर्टिकल में आपको राजभाषा का उल्लेख किया गया है और ये भाग आपका किसमें है, तो आपके भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो ये आपका 12 नंबर का प्रश्न है और 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि भारत में कितने प्रकार की जो भाषाएं हैं उनमें से शास्त्रीय भाषा का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस की बात करें तो आपका 4, 5, 6 और आपका यहाँ पे दिया गया है 7। तो इसका बच्चे जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे 6 जाने वाला है। कौन सा, 6 भाषाएं दिया है जिनको हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा के रूप में देखते हैं।
अगर इन भाषाओं की बात किया जाए तो कौन कौन सी भाषा बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे, तो अगर बात करें पहले भाषा की तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तमिल हो जाएगा। कौन सा, ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। तमिल की बात की तो आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। और दूसरे की बात की तो क्या हो जाएगा, आपका तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका तेलुगु हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, चौथे की तो आपका क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका कन्नड़। और अगर मतलब छठे की बात करें, ठीक है, चार हो गए, चार के बाद आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, मलयालम। पांचवा क्या हो जाएगा, आपका मलयालम। क्या हो जाएगा आपका बच्चे, मलयालम हो जाएगा। और अगर बात करें आपके सिक्स की तो सिक्स क्या हो जाएगा, आपका उड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका उड़िया हो जाएगा। तो कौन कौन सी भाषाएं होंगी आपकी शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो आपका यहाँ पे तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, तीसरे पे आपका तेलुगु, और चौथे पे अगर बात करें तो आपका कन्नड़। और अगर बात किया जाए यहाँ पे किस पे, आपके पांचवें पे, तो पांचवा आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा मलयालम। कौन सा हो जाएगा आपका पांचवा, पांचवा आपका मलयालम हो जाएगा। और छठे की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका उड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में 6 भाषाएं हैं जिनको हम शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिए हैं। और यहाँ पे जो 6 भाषा है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका उड़िया है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम ऑफ यूसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। और 13 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि संयुक्त परिवार का एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के आधार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश का एक संग्रह है, यह किसने कहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का कथन समझ लीजिए, यहाँ से लेकर एक कथन है। ठीक है, कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीब संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है, ये आपका किसने कहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो क्या क्या दिया है, हेनरी मैन दिया हुआ है, आरपी देसाई दिया है, सीवी मेमोरी दिया है, और आपका इरावती कर्वे दिया है, और आपका जो यहाँ पे दिया है लास्ट आपका एके परिकर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बच जाएगा वो आपका क्या जाएगा, तो वो आपका यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। सी आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका सी सीबी मेमोरी हो जाएगा। किसने क्या हो जाएगा, आपका सीबी मेमोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, जो कि 14 नंबर का है। और 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों की बाहरी सतह के घिरा रहता है तो परिणामी समूह को उदाहरण कहा जाता है। यानी कि जो आपका रक्त संबंध है, ठीक है, ये कहाँ पे घिरा रहता है, तो आपकी पत्नी हो, यानी कि आपकी जो पत्नी है उनके रिलेशन से कहीं ना कहीं घिरा रहता है, तो आपका ये परिवार जो है आपका क्या कहलाएगा, या फिर आपका जो समूह है आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो विस्तृत परिवार कहलाएगा, या फिर आपका प्राथमिक परिवार, या फिर आपका वैवाहिक परिवार, या फिर आपका सजातीय परिवार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। इसको क्या कहेंगे, आप सजातीय परिवार कहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पत्नी के बाहरी सदस्य से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका सजातीय परिवार जाएगा, क्योंकि ऐसे समूह को क्या कहेंगे, सजातीय परिवार कहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। और 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि अंतरजातीय, क्या लिखा हुआ आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना उदाहरण है। यानी कि अंतरजातीय विवाह मतलब कि जात में परिवर्तन हो जाना। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति हिंदू धर्म से है, ठीक है, अंतरजातीय हिंदू धर्म से है, दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे मुस्लिम धर्म से हो जाता है। तो अगर दोनों में यहाँ पे क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, कहीं आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे बहिष्कृत का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहिष्कृत का उदाहरण क्या हो सकता है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या फिर आपका औपचारिक नियंत्रण का। तो इसका जो बच्चे जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा बी वाला, यानी कि नकारात्मक नियंत्रण। क्या है ये, एक प्रकार का ये नकारात्मक नियंत्रण है। यानी कि जब भी अंतरजातीय विवाह होता है तो ये जो आपका बहिष्कृत करना होता है, आपका किसका उदाहरण, या आपके नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। और 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बहिर्विवाह का सर्वाधिक समानता निम्न नियम है, सॉरी निम्न नहीं है, नियम है। यानी कि बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम, यहाँ पे सामान्य हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सामान्य नियम पूछा है, कि सामान्य नियम है प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अम्यागम वर्जन, या फिर आपका जातिगत वर्जन। जिसका बच्चे जो सही आंसर जाएगा 15 को क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे अमानिगमन वर्जन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ये आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह। यानी कि यह जो आपका कथन है, किसने कहा है कि
विवाह का जो बुनियादी आधार है वो आपका क्या है, परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह से है। तो ऑप्शन की यहाँ पे बात करें, एल एच मॉर्गन, एल ठीक है, ए एफ क्रोवर, या फिर आपका ई वेस्टरमार्क, या फिर आपका इवार रिचार्ड। तो इसका बच्चे जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा सी वाला, यानी कि वेस्टरमार्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका ई वाला सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका ई वाला सही जाएगा। यानी यहाँ पे ई वेस्टरमार्क ने क्या कहा था, ई वेस्टरमार्क ने कहा था कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया है, ई वेस्टरमार्क के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है, और 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है, यानी कि जो आपका द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था, ये किसका उदाहरण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है, भ्रातृक बहुपद होगा, और आपका क्या होगा, भ्रातृक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका भ्रातृक। ठीक है, भ्रातृक बहुपद। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक पत्नी रहेगी और उसके पति कई कई होंगे। ठीक है, यानी कि मेन तो होगा उसका बड़ा भाई, और साथ में उसके और भी यहाँ पे क्या होंगे, पति होंगे। या फिर कहिए कि जो भी पांडवों के भाई थे उनका यहाँ पे पत्नी द्रौपदी होंगी। ठीक है, और अगर ऑप्शन की बात करें अगले की, तो आपका शादी विवाह है और समकालिक शादी विवाह है। तो इसके अगर सही आंसर की बात की जाए बच्चे, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, आपका भातृक बहुविवाह। ठीक है, तो ऑप्शन बहुपद विवाह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कि आपका क्या लिखा रहेगा, भ्रातृक लिखा रहेगा। ठीक है, आप भ्रातृक बहुपद विवाह, और आपका क्या हो जाएगा, भ्रातृक बहुपद विवाह। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार का हिस्सा है, यानी कि इनमें से कौन सा भाषा है जो कि आपके द्रविड़ भाषा के परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो बच्चे इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाने वाला है आपका डी जाएगा, यानी कि जो आपका द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है, आपका यहाँ पे तमिल भी आता है, तेलुगु भी आता है, और आपका क्या आता है, मलयालम भी आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा। यानी कि आपका जो द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत क्या आता है, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, उसके बाद में कौन, तमिल, ये सब आपके किसमें आते हैं, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कन्नड़, ठीक है, ठीक है, कन्नड़ भी यहाँ पे आपका क्या आता है, आपके द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का, और 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदू विवाह की प्रकृति है, यानी कि जो आपकी हिंदू विवाह है इसकी कौन सी प्रकृति है, संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, या फिर आपका सामाजिक। तो अगर बात करें बच्चे यहाँ पे हिंदू धर्म की, ठीक है, या फिर हिंदू विवाह की कौन सा यहाँ पे है, तो आपको क्या सही आएगा, यहाँ पे आपका धार्मिक चला जाएगा, क्योंकि हिंदू विवाह जो होता है कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है, और 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा विवाह है जो आपके मुस्लिम विवाह के अंतर्गत नहीं आता है, मुता, फासिद, जीहर, या फिर आपका वालिद। तो बच्चे इसका जो सही आंसर जाने वाला है, आपका क्या जाने वाला है, सी, यानी कि जीहर जो है आपका क्या है, आपके मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, जो आपका जीहर है आपका कौन सा है, आपके मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं आता। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए मुस्लिम विवाह में कौन कौन सा आता है बच्चे, तो यहाँ पे बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका निकाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका निकाह हो जाएगा, मुताह हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका निकाह, मुताह, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फासिद हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वातिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बातिल। ठीक है, बातिल कह सकते हो, बातिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह में निकाह आता है, मुताह आता है, फासिद आता है, और आपका क्या आता है, वातिल आता है। तो आप ठीक है वालिद कहिए, अरे वातिल। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, आपके मुस्लिम विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जीहर जो है आपका किसके अंतर्गत नहीं है, आपके मुस्लिम विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 22 नंबर का है। 22 नंबर का प्रश्न कहा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ यहाँ पे 21वें संविधान के संशोधन में, 22वें के, या फिर आपका 23वें के, या फिर आपका 24 वाले में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। 21वें संविधान संशोधन में आपका जो यहाँ पे बात किया जाए सिंधी भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात किया जाए बच्चे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक प्रश्न आ जाएगा कि 21वां कब हुआ था, तो 21वां आपका कब हुआ था, तो आपका
ठीक है किसमें 67 यानी कि 67 में हुआ था। ठीक है उसके बाद में अगर बात की जाए 71वां कब हुआ था, यानी कि 71वां जो आपका संविधान का संशोधन हुआ है, ठीक है ये आपका कब हुआ है, तो ये आपका कब हुआ है, ये आपका 1992 में हुआ है। कब आपका हुआ है, तो बच्चे आपका 1992 में हुआ है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ या फिर 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया, तो आपका कोंडकी था, कौन था आपका, कोंडकी था। ठीक है उसके बाद में अगर बात की तो मणिपुर, ठीक है मणिपुर बच्चे, मणिपुर को 8वीं सूची में शामिल किया गया। उसके बाद में नेपाली भाषा भी, ठीक है और नेपाली के साथ साथ और कौन, नेपाली के साथ साथ यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है तो 71वां जो आपका संविधान था उनमें 1900 यहाँ पे 92 में इसका संशोधन हुआ है। इसमें कोंडकी मणिपुर नेपाली भाषा को क्या किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में क्या हुआ आपका 92 वाला, ठीक है 92 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ। तो 92वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, ठीक है तो ये आपका सबसे पहले कब हुआ, तो आपका 2003 में हुआ। कब हुआ बच्चे, 2003 में हुआ है। इसमें कौन सी भाषा थी, तो बोडो, ठीक है क्या था आपका बोडो, डोगरी, क्या भैया डोगरी। उसके बाद में क्या, मैथिली, ध्यान रखना मैथिली आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है बोडो डोगरी मैथिली। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका संथाली, ठीक है यहाँ पे कौन सा भैया, संथाली। तो ध्यान रखना कि आपका जो 21वां संविधान संशोधन है जो कि आपका 1967 में हुआ, ठीक है तो 67 में आपका कौन सा भाषा, तो आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। उसके बाद में जो आपका 71वां, ठीक है 71 नंबर 1992 में हुआ, कोंडकी मणिपुर नेपाली भाषा को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92 की बात करें तो 92 में संविधान जो संशोधन हुआ, सॉरी 92 नंबर का, ठीक है तो ये आपके 2003 में हुआ है। और इसमें बोडो, ठीक है डोगरी, मैथिली और आपका संथाली जो भाषा है, इन भाषाओं को क्या किया गया है, आपके 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, जोड़ा गया। ठीक है 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया है। ठीक है तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम अभी से। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है सबसे पहले कब पारित हुआ। तो ध्यान रखना जो बाल विवाह निरोधक था वो आपके सबसे पहले जो अंग्रेज के शासन में हुआ था। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो 1971 17 दिया हुआ है, 1929, 1936, 1942। इसका जो सही आंसर बच जाने वाला है आपका बी, यानी कि उस सन 1929 में, ठीक है सबसे पहले भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम यहाँ पे क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है तो पारित कब हुआ आपका 1929 में, और लागू कब हुआ बच्चे, तो आपका 1930 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। कि कब हुआ था भैया, 1930 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है 1929 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है यहाँ पर कब पारित हुआ था, तो कब क्या हुआ था, 1929 में हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि कब यहाँ पे लागू हुआ था, तो आपका 1930 और आपका जो था मंथ ये आपका अप्रैल था। ठीक है ये भी ध्यान रखना, अप्रैल मंथ 1930 में ये आपका लागू हुआ था। ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा सन 1929 में। ठीक है तो अगर बात करें कि इस एक्ट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किससे, शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो शारदा एक्ट यानी कि आपका जो 1930 में जो लागू हुआ, आपके शारदा एक्ट के नाम से लागू हुआ था भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है तो बच्चे अगर बात करें प्रश्नों की, तो टोटल प्रश्न यहाँ पे कितने थे, 23 थे। ठीक है डेली हम लोग यहाँ पे 20 करते थे, लेकिन आप यहाँ पे हम लोग 23 प्रश्न किए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना क्लासेस हमने यहाँ पे न्यू तरीके से लिया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट भी लगेगा, और कुछ यहाँ पे कमियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रही होंगी, कुछ अभी आपको कमियां दिखाई दे रही होंगी। तो ये सब सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। बस 1-2 दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि किसी चीज की अगर आपको आदत नहीं रहती है तो आप सही से कर नहीं पाते हैं। ठीक है तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे बेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम लोग बेस्ट करेंगे। ठीक है लेकिन हम लोग को अपडेट होना पड़ा, क्योंकि बहुत ही जरूरत थी इसकी। ठीक है तो कुल मिला के यहाँ पे 23 प्रश्न हो गए हैं, और सारे के सारे प्रश्न के जो पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम, जो कि आपका आपका और हमारा दोनों लोग का प्राइवेट ग्रुप है, जिसके अगर पेमेंट की बात करें तो जितने लोग वहाँ पे जुड़े हैं 50 रुपए देकर आए हैं 3 मंथ के लिए, और जितने लोग को न्यू जुड़ना है वो भी आपको 49 रुपए पे करें, और 3 मंथ के लिए हमारे इस ग्रुप में आ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, साथ में इसमें कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।